जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज है सैयद हैदर रज़ा। सैयद हैदर रज़ा पर हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे सूजा पे किए जाते हैं, एम.एफ. हुसैन पे किए जाते हैं, रज़ा पे किए जाते हैं। उसी तरह से सैयद हैदर रज़ा पर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोग जो थे ये पैक ग्रुप के कलाकार भी हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सैयद हैदर रज़ा के बारे में और इनकी जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जन्म इनका हुआ है 22 फरवरी, याद रखिएगा। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले के बावरिया गांव, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ है कहां हुआ है? 22 फरवरी 1922, 22 याद रखिएगा। 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बावरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? इनका बावरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु देख लेते हैं हम लोग। इनकी मृत्यु थी, ये 22 है तो यहां कर दिए 23 जुलाई 2016 में। 23 जुलाई 2016 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई है 23 जुलाई 2016 और इनका जन्म 22 फरवरी 1922 मध्य प्रदेश में, ये दिल्ली में। तो एक ये ऐसे कलाकार हैं जिनको हम कहते हैं आधुनिक कलाकार। इनको हम लोग कहते हैं आधुनिक कलाकार। ठीक है? कुछ लोग इनको समकालीन कलाकार भी कहते हैं। समकालीन कलाकार भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 2016 में हुई है। समकालीन कलाकार, समझ रहे हैं? इसके अलावा इनको कहते हैं बिंदुवादी कलाकार। इनको बिंदुवादी कलाकार कहते हैं। इन्हीं को ज्यामिति कलाकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, ज्यामिति कलाकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं दोस्तों, उड़प करते हैं कि इन किस कलाकार को क्या कहते हैं, तो इनको आधुनिक कलाकार या समकालीन कलाकार या बिंदुवादी कलाकार या ज्यामिति कलाकार। इन्होंने बिंदुओं का प्रयोग किया है। और ज्यामिति की बात करते हैं तो इन्होंने ज्यामिति में इन्होंने वर्ग, त्रिभुज, ठीक है, वर्ग, त्रिभुज और क्या कहते हैं, शंकु, षटकोण आदि का इन्होंने प्रयोग किया है। इसीलिए इनको ज्यामिति या बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं सैयद हैदर रज़ा। सैयद हैदर रज़ा के जीवन की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग हैं। सैयद हैदर रज़ा के पिता, सैयद हैदर रज़ा के पिता, इनके पिता का नाम मोहम्मद रजी था। मोहम्मद, इनके पूरा लिख सकते हैं सैयद मोहम्मद रजी था। इनकी माता का नाम ताहिरा बेगम। इनकी माता का नाम था ताहिरा बेगम। याद रखिएगा, पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल ट्रेंड बदल गया है। पहले क्या पूछते थे, चित्रकारों के बारे में पूछते, अब चित्रकारों से परिवार संबंधी पूछते हैं। चित्रकारों के जन्म के बारे में पूछते हैं। चित्रकारों के बारे में पूछते हैं कि चित्रकार जो है वो क्या क्या उसकी खूबियां थी।
कुछ अलग हटकर पूछते हैं तो दोस्तों मैं अलग हटकर ही बताने का प्रयास करता हूं। अलग हट के बताने इसलिए प्रयास करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन अगर आए तो आप खट से पकड़ लें कि हाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बात है कि जब मैं क्लास शुरू करता हूं तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूं, सर्वप्रथम मैं बता देता हूं कि इनकी खूबी क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये ज्यामिति कलाकार भी जाने जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इनके जीवन की और उपलब्धि क्या है, इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैंने तीनों लिख दिया है। आइए एक डेट की बात करते हैं। पद्म श्री की बात करते हैं तो 1981 में है, बिल्कुल सही है। 1981 में पद्म श्री है। 2007 में होना चाहिए पद्म भूषण, सही है। 2007 में पद्म भूषण और 2013 में इनको मिला है पद्म विभूषण। ये माना कि ये सब चित्रकार बड़े विवादास्पद थे, लेकिन अपनी कला में बड़े माहिर थे। चाहे आप हुसैन को देख लें, विवादास्पद थे। चाहे आप सूजा को देख लें, विवादास्पद थे। चाहे आप इनको किसी को भी देख लें, तो एक बात तो ये समझ में आती है कि ये ऐसे चित्रकार थे जो विवादास्पद होकर भी लोग अपना नाम कर गए। और उनमें से पद्मश्री देखो उनको भी मिला था, हुसैन को भी, पद्म भूषण हुसैन को, इनको भी मिला। पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2007 और पद्म विभूषण 2013 में इनको प्राप्त हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो ये एक नामी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा का प्रारंभिक शिक्षा इनकी नागपुर में हुई। वैसे तो ये मध्य प्रदेश के थे, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो नागपुर में हुई थी, ठीक है। फिर नागपुर में जब कुछ शिक्षा प्राप्त की तो फिर ये चले आए बंबई आ गए। बंबई में आकर के इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट, अब जे स्कूल ऑफ आर्ट आप जानते हैं कि बंबई में है, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला डिप्लोमा कला डिप्लोमा प्राप्त किया। याद रखिएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट की विशेषता मैं पहले बता चुका हूं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो शिक्षा दी जाती थी तो विषय तो भारतीय होता था। यहां का जो विषय होता था तो विषय तो भारतीय होता था, लेकिन जो पद्धति होती थी यानी विधि होती थी वो पाश्चात्य होती थी, यानी वेस्टर्न होती थी। विषय भारतीय, पद्धति कौन सा मैंने बताया, पाश्चात्य। चाहे कोई भी चित्र लेते थे तो उनमें हमें पाश्चात्यपन यानी हमें उसमें वेस्टर्नपन उसमें दिखाई देता था, जिनको हम कह सकते हैं पश्चिमी संस्कृति उसमें दिखाई देती है। और जहां पश्चिमी संस्कृति होती है तो वहां नग्नता भी दिखाई देती है। तो इनके चित्रों में भी अनावरतापन दिखाई देता था। अनावरता मतलब होता है नग्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूजा में अनावरतापन दिखता था, तो वैसे इनके भी चित्रों में अनावरतापन दिखाई देता है, अर्थात इनके चित्रों में नग्नपन दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने पाश्चात्य पद्धति पर इस तरह से इन्होंने चित्र बनाए थे। धीरे धीरे समय बीता और इन्होंने शुरुआत के चित्र में जो रखे 1946 में, याद रखिएगा 1946 में बंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में पहली बार चित्र रखा, या ये कह लो इनकी पहली प्रदर्शनी बंबई आर्ट सोसाइटी में लगी 1946 में।
1946 में बंबई आर्ट सोसाइटी में जब प्रदर्शनी लगी तो 1946 में बंबई आर्ट सोसाइटी ने किसको, रजा को रजत पदक प्रदान किया। रजा को कौन सा पदक, रजत पदक प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, रजा को कौन सा पदक, रजत पदक प्रदान किया। और इस तरह से रजा को पहला पदक प्राप्त हुआ था, कौन सा, रजत पदक। दूसरी बार जल्दी समझ ले फटाफट। 1948 में फिर बंबई आर्ट सोसाइटी में, बंबई आर्ट सोसाइटी में इनके चित्रों को फिर से रखा गया, बंबई आर्ट सोसाइटी में 48 में। लेकिन इस बार बंबई आर्ट सोसाइटी ने रजा को क्या दिया, स्वर्ण पदक प्रदान किया 1948 में। तो अब जल्दी फटाफट इनके पदक जान ले हम लोग। 1978 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको रजत पदक प्रदान किया। तो मैंने एक बार पदक जितने मैंने एक बार बता दिया साथ में। मैंने कहा 1946 में बंबई आर्ट सोसाइटी ने रजत पदक प्रदान किया, 1948 में बंबई आर्ट सोसाइटी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया, और 1978 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको एक बार, यानी इनको फिर से एक बार एक पदक मिला, उसको कहते हैं रजत पदक। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पदक के बारे में बता दिया कि इन्होंने क्या क्या काम किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उन्नीस सौ 46 से लेकर 48 के मध्य, आप जानते हैं 1946 और 48 भारत के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव एक समय कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं दोस्तों? 1946-48 की कहानी यह है कि इसी बीच में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन एक दुर्भाग्य भी है कि एक देश इससे कट करके एक नया बना भी था, वो कह सकते हैं पाकिस्तान। सीमा रेखा का विभाजन हो रहा था, सीमा किसके हिस्से में पाकिस्तान जाए, किसके हिस्से में कौन एरिया पाकिस्तान रहेगा, और कौन सा हिस्सा जो है वो आपका रहेगा किसमें, हिंदुस्तान में। लाइट चलेगी, थोड़ा देख ध्यान दीजिएगा। तो 1946-48 में जब भारत विभाजन हो रहा था, ध्यान रखिएगा, तो चारों तरफ दंगे हो रहे थे। तो उस दंगों पर आधारित इन्होंने दो चित्र बनाए थे। एक का नाम है सिटी स्कैप, एक का नाम, इन्होंने दो चित्र बनाए थे इस बीच में। एक बनाया इन्होंने सिटी स्कैप, और दूसरा बनाया था इन्होंने, दूसरा जो बनाया था वो क्या नाम है उस चित्र का? उस चित्र का नाम है बारमूला इन रूइंस, बारमूला इन रूइंस। ये दो चित्र बनाए थे इन्होंने, याद रखिएगा। 1946-48 में सिटी स्कैप और बारमूला इन रूइंस है, ये चित्र बारमूला इन रूइंस है। ये जो दोनों चित्र थे जो इन्होंने 1946-48 के बीच बनाए थे, ये बंबई, पहले देख लें, भारत विभाजन पर आधारित थे। मुख्य रूप से ये बंबई के दंगों में मुसलमानों की दशा का चित्रण किया। क्या किया था इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने जो चित्रण किया था क्या, 1946-48 में जो सिटी स्कैप और बारमूला इन रूइंस जो चित्र बनाया, भारत विभाजन पर आधारित था। ये बंबई के दंगों में मुसलमानों की दशा का चित्रण किया था।
यानी ये कह सकते हैं कि एक ऐसे कलाकार थे जो उस समय की जो दशा थी, उस समय का जो स्थिर जीवन था, उस तरह का जो एक स्कैप जो स्थिर था, सिटी स्कैप, उसको लेकर के इन्होंने चित्र बनाया था। और इस तरह से आज़ादी के समय के ये इन्होंने इस तरह के चित्र बनाए थे 1946 से 48। फिर उसके बाद 1948 से 50, 1948 के 50 में इन्होंने केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर जो केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो बात आ रही है, यहां के शहरी जीवन, यहां का रहन सहन, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं का चित्रण किया है। मैंने बताया कि क्या बताया, ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने इनके बारे में यह बताया है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो शहरी जीवन है, वहां की जो व्यवस्था है, वहां के जो कारखाने हैं, उन कारखानों से निकलते हुए जो धुएं हैं, उन सब का चित्रण, उन विषयों का चित्रण इन्होंने 1948 के 50 के बीच में इन्होंने इनका चित्रण किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सैयद हैदर रजा जो थे वो सामने के दृश्य को जरूर बनाने का प्रयास करते थे। इस तरह से ये एक ऐसे महान कलाकार थे जिनको हम लोग कहते हैं सैयद हैदर रजा। आइए वापस आते हैं फिर। सैयद हैदर रजा प्लस सूजा प्लस आरा, मैं कई बार बता चुका हूं इन लोग के बारे में कि इन सब लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप की स्थापना की थी, PAG, पैग। बार बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात हम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि इस पैग ग्रुप के माध्यम से इन लोगों ने भारतीय चित्रकला में आधुनिक आंदोलन किया, आधुनिक आंदोलन की शुरुआत की। यानी इन लोगों ने भारतीय परंपराओं से हट करके चित्र बनाना शुरू किया। अब ना तो वो धार्मिक चित्र बनाने का प्रयास करते थे, ना वो पुरानी परंपराओं के चित्र बनाने का प्रयास करते थे। तो इसलिए इन चित्रकारों ने नई व्यवस्थाओं को लिया, जैसे जो सामने दिख रहा उसका चित्रण करना, नग्नता का चित्रण करना, जो सामने हो रही है घटना उसका चित्रण करना। ये सब जो विषय होते थे वो मुख्य रूप से पाश्चात्य में होते थे। इसीलिए भारतीयों ने प्रारंभ इनको स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम हमको आगे दिखा क्या, पैग ग्रुप स्थापित हुआ। पैग के बाद फिर कलकत्ता ग्रुप स्थापित हुआ और फिर इनको रोकने इस तरह से मैंने एक ग्रुप और बताया था 1890 का ग्रुप। ये सब इन्हीं लोग का परिणाम है। तो इस तरह से 1950-48 में स्थापित किया। 49 में मैंने बताया था पैग की 1949 में इनकी प्रदर्शनी हुई। सरकार ने उनके चित्रों का विरोध किया क्योंकि उसमें नग्नता के चित्र रखे गए थे, दबाव बनाया, सूजा भाग के चले गए थे। रजा भी जो है भारत से बाहर जाने के प्रयास में, इसीलिए इनको 1950 में ये चले गए, कहां, पेरिस चले गए। 1950 में ये पेरिस चले गए। याद रखिएगा, पेरिस में इनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और यहां इन्होंने एक विद्यालय में दाखिला लिया और उस विद्यालय का नाम था, पेरिस के एक बहुत बड़े विद्यालय का नाम था एकोल दा बाजार,
जब वेस्टर्न पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा। एकोल द बाजार, याद रखिएगा कौन सा है। एकोल द बाजार कला संग्रहालय, ठीक है, कला संग्रहालय, कला संग्रहालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने 1950 में पेरिस में छात्रवृत्ति पर, याद रखिएगा, इनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बाद इन्होंने एकोल द बाजार में इन्होंने इनको शिक्षा प्राप्त हुई। फिर इन्होंने 1951 में एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम क्या है? उस चित्र का नाम है हॉट डे केन्स, हॉट डे केन्स, हॉट डे केन्स, ये इन्होंने वेस्टर्न आर्ट पर चित्र बनाया। इसी तरह से 1953 में एक चित्र बनाया, 1953 में एक चित्र बनाया, उसका नाम था ब्लैक सन, ब्लैक सन। ये दोनों उन्होंने पेरिस में बनाए थे, याद रखिएगा। ये दोनों चित्र इन्होंने कहां बनाए थे? पेरिस में बनाए थे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो लोग देख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लियर करें जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बस देखते रहिए। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट की चली गई है। तो इस तरह से सैयद हैदर रजा फिर 1956 में पेरिस में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। 1956 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी, ठीक है। और यहां पर पेरिस में जब इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी तो इनको यहां पर एक बहुत बड़ा इनाम प्राप्त हुआ। इनाम नहीं कहेंगे, पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उस पुरस्कार का नाम है प्री द ला कृतिका, याद रखिएगा कौन सा है? प्री द ला कृतिका, कृतिका। ये एक पुरस्कार है। कहां का है? आप कहोगे ये पेरिस का है। ये पेरिस का एक पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार है। इसमें धन की प्राप्ति भी होती है। जब धन की प्राप्ति भी होती है तो इनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो गई। यानी जब इनको धन की प्राप्ति हुई तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी हुई और इनके ये बहुत सारे चित्र बनाते थे और इनको जो है, इनको पेरिस की सरकार भी इनकी मदद करती थी। यानी जब ये धन से मजबूत हो गए, पैसा इनके पास आ गया, तो सीधी सी बात है, आदमी या तो संपत्ति बनाता है या तो विवाह करता है। तो इन्होंने विवाह किया। 1959 में इनका विवाह हुआ पेरिस महिला कलाकार, पेरिस महिला कलाकार जिसका नाम था जॉनीन मोंजिला। जॉनीन मोंजिला या मोंजिजा, दो नाम मिलते हैं। कहीं मोंजिजा है, कहीं पर इनका नाम जो है मोंजिजा है, तो कहीं पर इनका नाम मिलता है मोंजिला। तो मैंने मोंजिला बताया है। 1959 में पेरिस महिला कलाकार जॉनीन मोंजिला से इनका हो गया विवाह हुआ और तब ये पेरिस में ही बस गए। ऐसे कह लो ससुराल में बस गए, ठीक है, ऐसे कह लो कि ससुराल में बस गए, तो पेरिस में ही बस गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भारत को छोड़ दिए थे। भारत वो समय समय पर आते थे, लेकिन एक महीना इनका फिक्स था। उनका एक महीना फिक्स था, वो हर साल उसी महीने में आते थे और वो महीना था जनवरी का, ठीक है। तो ये जो रजा जो थे जनवरी
माह में भारत आते थे। जनवरी माह में ये भारत आते रहते थे। और इसी बीच में जब मैंने अभी बताया कि 1978 में जब भारत जनवरी में आए थे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको, हमने अभी बताया कि रजत पदक इनको प्रदान किया था। इसी तरह से 1981 में जब ये फिर जनवरी में आए, 1981 में जब ये वापस एक बार आए तो 1981 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कालिदास सम्मान प्रदान किया। हर साल कालिदास सम्मान दिया जाता है, तो याद रखिएगा कालिदास सम्मान कौन देता है, तो कहोगे मध्य प्रदेश देती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास सम्मान इनको प्रदान किया, याद रखिएगा कालिदास सम्मान प्रदान किया। फिर इसी तरह से 1997 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई और ललित कला अकादमी दिल्ली, इन दोनों स्थानों पर इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। याद रखिएगा 1997 में दो स्थानों पर इनकी प्रदर्शनी लगी, एक लगी दिल्ली में और एक इनकी लगी जहांगीर आर्ट गैलरी में। और एक और समझ लें 2008 में आर्ट अलाउ गैलरी, ये एक नई गैलरी है, 2008 में आर्ट अलाउ गैलरी, ये कहाँ है तो कहोगे दिल्ली में इनकी चित्रों की प्रदर्शनी लगी। याद रखिएगा। एक और है 2010 में, वो भी देख लें। 2010 में आकार प्रकार आर्ट गैलरी, 2010 में आकार प्रकार आर्ट गैलरी, ये भी कहाँ है दिल्ली में यहां पे भी इनको चित्रों की प्रदर्शनी की। तो इस तरह से लगातार इनके चित्रों की प्रदर्शनियां, समय समय पर इनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगती थी। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग चित्रों इनकी प्रदर्शनी के बारे में बता दिया मैंने इकट्ठा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि मैं जब कोई चीज पढ़ाता हूं तो उस पोर्शन का पूरा एक पार्ट बता देते हैं। ठीक है, उस पोर्शन का पूरा एक पार्ट बता देते हैं। याद रखिएगा, उस पोर्शन का पूरा एक पार्ट बता देते हैं कि क्या होता है सैयद हैदर रजा के बारे में। तो इस तरह से सैयद हैदर रजा, आगे में हम लोग बढ़ते हैं, सैयद हैदर रजा की बात करते हैं। तो सैयद हैदर रजा जो हैं, ध्यान रखिएगा, सैयद हैदर रजा ने राजस्थानी जीवन पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी। याद रखिएगा, सैयद हैदर रजा ने किस जीवन पर श्रृंखला बनाई, तो आप कहोगे राजस्थानी जीवन पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी। इसी तरह से सैयद हैदर रजा की बात करते हैं। सैयद हैदर रजा ने अपने चित्रों में वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण, त्रिभुज, षटकोण आदि राजस्थानी जीवन पर इन्होंने श्रृंखला वाले वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, षटकोण आदि इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया। याद रखेगा, इन्होंने अपने चित्रों में ये प्रयोग किया है। इसके अलावा ये इन्होंने सर्वाधिक काले रंग का, इसके अलावा इन्होंने सर्वाधिक काले रंग का प्रयोग किया है। याद रखेगा, इसके अलावा इन्होंने सर्वाधिक काले रंग का प्रयोग किया है। तो इस तरह सैयद हैदर रजा अपने समय के बड़ा ही इंपॉर्टेंट
चित्रकार हैं, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया है मैंने अभी आपको बताया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 जून 2010, 10 जून 2010 क्रिस्टी की नीलामी में इनका सौराष्ट्र चित्र बिका। कौन सा चित्र? सौराष्ट्र चित्र। याद रखिएगा, क्रिस्टी की नीलामी में 2010 में क्रिस्टी की नीलामी में इनका चित्र बिका था। कितना, कितने की बिका था सौराष्ट्र? तो याद रखिएगा 16 करोड़ 42 लाख। ध्यान दीजिएगा 16 करोड़ 42 लाख में बिका था। ठीक है, कितने रुपए में बिका था? यानी 2010 में, ठीक है, 2010 में सैयद हैदर रजा सबसे महंगे कलाकार थे। महंगे। इस समय भारत के सबसे महंगे कलाकार कौन है? जल्दी मुझे बताइए, किसको मालूम है इस समय भारत के सबसे महंगे कलाकार कौन है और विश्व के सबसे महंगे कलाकार कौन है? जल्दी मुझे बताइए फट से। मालूम है किसी को? यस या नो करें। इस समय 2010 तो ये थे, लेकिन इस समय सबसे महंगे कलाकार कौन हैं भारत के? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इस समय सबसे महंगे कलाकार हैं तैयब मेहता। अभी पढ़ाएंगे तो तैयब मेहता बताएंगे। तो इस समय सबसे महंगे कलाकार हैं तैयब मेहता भारती में। और विश्व में जो सबसे महंगे कलाकार हैं वो इस समय वो लियोनार्डो दा विंची। याद रखिएगा, सबसे महंगे कलाकार, भारतीय महंगे कलाकार का नाम है तैयब मेहता, और विदेशी जो चित्रकार का नाम है उसको हम कह सकते हैं कौन? तो याद रखिए लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची याद रखिएगा। ठीक है, विश्व में विंची, बहुत देर कर देते हैं बताने में। तो चलिए अब आइए इनके प्रमुख चित्र देखते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जमीन, जमीन और किसी का है चित्र? जल्दी बताएं मुझे, जमीन किसी और का भी चित्र है? अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया है। जमीन नहीं मालूम? जल्दी बोलो, बता भाई। जमीन और किसी का चित्र है? बिल्कुल सही, में हुसैन। दूसरा है होराइजन। तीसरा आज, चौपाटी। नीला चांद। लौ की लपटें। सातवें में सेरीग्राफ। सेरीग्राफ। बिंदु, सूर्य और कश्मीर की गली। कश्मीर की गली। और एक और है, वो है आपका ग्रीष्म अवकाश। ग्रीष्म देख लें ध्यान से इसको। जमीन, होराइजन,
आज, चौपाटी, नीला चांद, लौकी लपटें, शायरी ग्राफ, बिंदु, सूर्य, कश्मीर की गली, ग्रीष्म अवकाश। ये हैं आपके, मैंने बताया, सैयद हैदर रजा के प्रमुख चित्र। ठीक है ना। तो जो लोग भी YouTube पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं, और जितने पुराने लोग हैं वो लोग ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी बात को रखें। और आपको लगातार मैं वीडियो दे रहा हूं जो, और लेकिन पूरे वीडियो नहीं मिल सकते, इसलिए नहीं मिल सकते कि ऑनलाइन से जुड़िए आप मेरे। अगर आप ऑनलाइन से मेरी क्लास से जुड़ते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम मैं दूर कर सकता हूं। फिलहाल जब तक के लिए आपको ये वीडियो मिलते रहे तो आप इन्हीं से आप देखते बनाते रहिए। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।